डाउट क्लास का मैसेज दिया ना, इसलिए नहीं आया मुझे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर ऑर्गेनिक की क्लास नहीं होगी क्या सर? हाँ, तबीयत सही नहीं है सर की यार। हाँ सर, कल बता रहे थे सर, बता रहे थे कल। आप लोग डाउट भेज दो बेटा, अगर डाउट नहीं हुए तो मैं आगे पढ़ा दूंगा, और डाउट हुए तो मैं डाउट करा दूंगा। है सर, डाउट है, सेंड कर। हाँ, तो मुझे सेंड करो। EMI और MEC मैग्नेटिक इफेक्ट के कोई भी डाउट है, बस इन दो चैप्टर के डाउट, और रोटेशन में पूछना है तो रोटेशन भी सेंड। बेटा नाम मुकेश, ओके। मुकेश का डाउट ले रहा हूं मैं। किसी कुंडली में धारा I का मान समय के साथ परिवर्तित होता है, वो ग्राफ में दिखाया हुआ है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान समय के साथ कैसे परिवर्तित होगा, वो ग्राफ में बनाना है। देखो बेटा, एक कुंडली में हम करंट चेंज कर रहे हैं, और करंट जो चेंज हो रहा है वो ऐसे हो रहा है। पहले T/4 समय तक करंट ऐसे बढ़ रहा है, फिर करंट कांस्टेंट है T/2 तक, फिर अगले 3T/4 में डिक्रीज हो रहा है, और फिर 0 है। बेटा हम जानते हैं जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, इंड्यूस्ड EMF, वो होता है -L di/dt, -L। बेटा di/dt इस ग्राफ का ढाल होगा, क्या होगा? ढाल। अब आप देखो, पहले 0 से T/4 तक ढाल पॉजिटिव है, कांस्टेंट है,
तो यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव स्लोप है, ढाल कांस्टेंट है और धनात्मक है, तो बेटा ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ई नेगेटिव आएगा। तो पहले ई जो आएगा वो नेगेटिव कांस्टेंट आएगा बेटा, तो ई आएगा नेगेटिव और कांस्टेंट आएगा E/4 तक। उसके बाद इसका स्लोप 0 है, अगर ढाल 0 है तो ईएमएफ भी 0 आएगा, तो ये 0 हो गया। बेटा ये वाला जो ढाल है वो नेगेटिव है, ऋणात्मक ढाल है, तो ये वाला ढाल अगर नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ईएमएफ धनात्मक आएगा ऐसे 3T/4 तक, और उसके बाद फिर 0 आएगा। तो आंसर कौन सा आ गया? पहला। इसका क्वेश्चन है जतिन, कहाँ का स्क्रीनशॉट लिया है? A conducting rod is rotated about one end in a plane perpendicular to uniform magnetic field with constant angular velocity. The correct graph between the induced EMF across the rod and time t. बेटा हाफ क्या होता है? फार्मूला याद दिला, इंड्यूस्ड ईएमएफ रोड में कितना आता है? 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, है ना? हाँ यस सर। तो कुछ तो कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, तो ईएमएफ कांस्टेंट आएगा, सी आंसर आएगा। इसमें तू टेंशन क्यों ले रहा है? बोल भाई, सी आएगा। सर आंसर चेक करने दीजिए एक बार। देख ले, सी आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ओमेगा भी कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है। दुर्गेश का डाउट ले रहा हूं मैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्तीय कुंडली में फेरों की संख्या 500 है और इसका प्रतिरोध 2 ओम है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है। कुंडली 2 पाई कोण से, 2 पाई मतलब 360 डिग्री कोण से 0.5 सेकंड में ऊर्ध्वाधर व्यास के सापेक्ष घूमती है। ठीक है, कुंडली में प्रेरित धारा होगी। क्वेश्चन गलत है बेटा ये। कॉइल को अगर 360 डिग्री से घुमा देगा तो सेम पोजीशन में वापस आ जाएगा, औसत ईएमएफ 0 आएगा। तो प्रेरित धारा नियत थोड़ी ना होगी ना। इस क्वेश्चन में गड़बड़ है। ओके सर। या तो इसे औसत बोलना, औसत पूछता तो 0 आता, और या फिर इसे अधिकतम मान पूछना चाहिए था। तो एसी में बता दूंगा बेटा, एसी में ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे अभी। अनुराग, 15 एम्पियर मीटर स्क्वायर चुंबकीय आघूर्ण वाली कुंडली क्षेत्रीय दिशा में 4 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार है कि प्रारंभिक रूप से कुंडली का अक्ष क्षेत्र की दिशा में है। प्रारंभिक कुंडली का अक्ष चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है। यदि कुंडली को 45 डिग्री से घूर्णन कराया जाता है और कुंडली का जड़त्व आघूर्ण इतना है, तो कुंडली के द्वारा हासिल की गई, हासिल हिंदी बहुत गंदी है, कुंडली के द्वारा हासिल की गई कोणीय गति क्या होगी?
बच्चों आपके पास भी वीडियो पॉज हो रहा है क्या? नो सर। नो सर। ओके ओके ठीक है। क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा। ये क्वेश्चन है कहाँ के बेटा? अपने आपके वो ऐप के ही है क्या क्वेश्चन ये? नो सर। तो कहाँ के हैं? फिंगर टिप्स एनसीईआरटी। एनसीईआरटी फिंगर टिप्स के? यस नहीं, इतनी गंदी हिंदी, इतनी गंदी हिंदी और लैंग्वेज बहुत खराब है। यस सर, कंफ्यूज कर दिया। पूरे क्वेश्चन में इसने ये नहीं लिखा कुंडली को 45 डिग्री के कौन सी अक्ष के सापेक्ष घूर्णन कराया है, उसके बिना मैं कुछ कर ही नहीं सकता। और ओमेगा कैसे प्राप्त कर लेगा? ओमेगा तो सर देश की हालत ठीक नहीं है। बहुत ही घटिया है बेटा। कुंडली का जड़त्व आगुण दे दिया, वो सब सही है। 45 डिग्री से घूर्णन कराया जाता है, ये लैंग्वेज मुझे गलत लग रही है। छोड़ दो, बेकार क्वेश्चन, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब खुद घूर्णन करा रहा है, फिर ओमेगा पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है, किसकी वजह से ओमेगा आएगा, कुछ नहीं पता। प्रियंका, कौन सा क्वेश्चन बेटा? सर छठवां। एल लंबाई की धातु की एक छड़ को 2L लंबाई की स्प्रिंग से बांधकर ओमेगा कोणीय आवृत्ति से एक क्षैतिज पर घुमाया जाता है। यदि उस तल के ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र हो तो छड़ के सिरों पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान होगा। वैसे स्प्रिंग देने की जरूरत नहीं थी, डोरी दे सकता था, उससे भी काम हो जाता। देखो बेटा, एक 2L लंबाई की डोरी है और इससे एक छड़ बंधी है, छड़ की लंबाई L है। ठीक है, अब इसे इन दोनों को क्षैतिज तल में ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत है। तो बेटा छड़ के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल का मान बताना है। बेटा दरअसल केंद्र से इस सिरे की दूरी कितनी है? 2L प्लस L 3L, और इस सिरे की दूरी कितनी है? 2L। हमारा जो विद्युत वाहक बल होता है ना, वो होता है हाफ v ओमेगा L स्क्वायर। बेटा वो L स्क्वायर तब होता है जब हम छड़ के एक सिरे के सापेक्ष घुमाते हैं, वरना यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? लिमिट लगानी पड़ेगी, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा 3L का स्क्वायर माइनस 2L का स्क्वायर।
क्योंकि इस सिरे की दूरी 3l है तो हाफ बी ओमेगा 3l स्क्वायर आएगा, और इस सिरे की दूरी 2l है तो यहाँ पर हाफ बी ओमेगा 2l स्क्वायर आएगा। तो दोनों को माइनस करेंगे तब इन दोनों के बीच विभाजन आएगा। तो 9 - 4 आंसर आएगा 5/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। 5/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। देखना बेटा इसका आंसर डी होगा। यस सर, सही है। हाँ, तो इसे ऐसे ही करना है, दोनों सिरों को अलग अलग विभाजन निकालना है। उदय, कौन सा क्वेश्चन बेटा? 75। दो कुंडलियों के स्वयं प्रेरकत्व दे रखे हैं 4 मिली हेनरी और 1 मिली हेनरी। दोनों कुंडलियों में धाराएं समान दर से बढ़ती हैं। समय के निश्चित क्षण पर दोनों कुंडलियां समान शक्ति देती हैं। यदि I1 और I2 उस क्षण दोनों कुंडलियों में प्रेरित धाराएं हों तो I1/I2 का मान होगा। बेटा दोनों कुंडलियों में पावर बराबर है। पावर क्या होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल गुणा धारा। पहली और दूसरी कुंडली में शक्ति बराबर है। शक्ति होता है E × I, E1 I1 बराबर E2 I2। बेटा E होता है -L di/dt into I1 बराबर यहाँ आएगा -L di/dt into I2। बेटा दोनों में di/dt बराबर है, क्वेश्चन में लिखा है ना, समान दर से धाराएं बढ़ती हैं। तो ये आ गया L1 I1 बराबर L2 I2 और I1/I2 आएगा L2/L1। तो ये आंसर आ जाएगा, मिलाओ। L2 1 है या L1 4 है, तो आंसर आएगा 1/4। बेटा सही है गलत है आंसर होता है? सही है सर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे ने नाम लिख दिया, साक्षी है, ऊपर देखा मैंने नाम। A vibration magnetometer placed in magnetic meridian has a small bar magnet. The magnet executes oscillation with a time period of 2 seconds in Earth's horizontal magnetic field of 20 microtesla. When a horizontal field of 18 microtesla is produced opposite to the Earth's field by placing a current carrying wire, the new time period. इंग्लिश में है ना, पूरा बढ़िया ढंग से समझ में आता है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बने होते हैं ना वो इंग्लिश में बने होते हैं। बाद में जब हिंदी करते हैं ना तो लोगों से अनुवाद नहीं होता ढंग से और वो खराब कर देते हैं क्वेश्चन को। बेटा हमारा टाइम पीरियड होता है मैग्नेट का 2π √I/mb, याद है? ये फार्मूला याद है बेटा? यस सर। तो पहले तो कह रहा है जब अर्थ का चुंबकीय क्षेत्र, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड 24 माइक्रोटेस्ला है तो मैग्नेट का टाइम पीरियड 2 सेकंड है। तो बेटा हमारा t है 2 सेकंड जब t कितना है 24 माइक्रोटेस्ला है। माइक्रो से माइक्रो कट जाएगा इसलिए मैंने बदला नहीं। अब वो कह रहा है हमने 18 माइक्रो टेस्ला का एक चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड
18 माइक्रो टेस्ला का एक मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट लगा दिया। बेटा अर्थ का 24 था, 24 के अपोजिट अगर 18 लगाओगे तो नेट कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो दूसरे केस में हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 6 बचेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जब 6 हो जाएगा तो टाइम पीरियड निकालना, इन दोनों को भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। 2/T, 2 पाई कट गया, आई कट गया, m कट गया, अंडर रूट 6 ऊपर चला जाएगा, 24 नीचे आएगा, 1/4 का अंडर रूट 1/2, 2 से 2 मल्टीप्लाई कर दो तो t आएगा 4 सेकेंड। मिलाओ आंसर। करेक्ट है सर। चलो बेटा, सोनम नहीं, पहले खुलेश्वर। एक भारहीन 20 फुट लंबी सीढ़ी एक दीवार पर 60 डिग्री के कोण पर लगाई जाती है। 60 डिग्री क्षैतिज से कोण है। 150 पाउंड का व्यक्ति सीढ़ी के उच्चतम बिंदु से 4 फीट दूरी पर खड़ा है। तो सीढ़ी को फिसलने से बचाने के लिए कितना क्षैतिज बल लगाना पड़ेगा? बेटा ये टॉर्क की प्रॉब्लम है, रोटेशनल की। और सारी वैल्यू इसने एफपीएस में हो दी है, तो अपन को काम एफपीएस में ही करना पड़ेगा। सुनो, डायग्राम बना रहा हूं बेटा। 20 फुट लंबी एक सीढ़ी है, दीवार से क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण पर खड़ी है। ये दीवार है और सीढ़ी ऐसे खड़ी है। ये 20 फुट है। ऊपरी सिरे से 4 फीट की दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा है। व्यक्ति यहां खड़ा है बेटा, यहां। तो व्यक्ति का नीचे mg लगेगा। ये सीढ़ी इधर फिसलने की कोशिश करेगी, तो मुझे इस पर निचले सिरे पर क्षैतिज बल F लगाना है और इस F का मान बताना है कितना होगा। अब देखो क्वेश्चन में कमियां बताऊं, कितनी सारी कमियां हैं। ये मैं अंदाजे से मान रहा हूं कि ये जो बल का मान पूछ रहा है ना, वो निचले सिरे पर होगा। इसने क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा, लिखना चाहिए। हर चीज का मतलब होता है। बेटा टॉर्क ले लो, टॉर्क ले लो, टॉर्क। देखो और बल बताओ। ये नॉर्मल लगेगा N1, दीवार का नॉर्मल लगेगा N2। बच्चों ये सब मैकेनिक्स से ध्यान रखो। तो इस सीढ़ी पर कितने बल लगेंगे? जमीन का नॉर्मल N1 लगा, दीवार का नॉर्मल मतलब अभिलंब प्रतिक्रिया बल N2 लगा, व्यक्ति का mg नीचे लगेगा और मैंने इसको फिसलने से रोका है, तो एक बल मैं ऊपर लगाऊंगा। बच्चों इसके अबाउट टॉर्क ले लो। मैंने जो सर्किल किया ना, सर्किल, इसके रेस्पेक्ट में टॉर्क लो। तो इसके रेस्पेक्ट में N1 का टॉर्क 0 आएगा, F का टॉर्क भी 0 आएगा। लेकिन टॉर्क लेने से पहले ये देखो, N1 mg के बराबर होगा और N2 F के बराबर होगा। ये दाईं तरफ लग रहा है, बाईं तरफ लग रहा है, ये दाईं तरफ लग रहा है। तो बच्चों N1 बराबर mg होगा, N2 बराबर F होगा। और इसके अबाउट टॉर्क लोगे, N1 का टॉर्क 0 आएगा, F का टॉर्क 0 आएगा, N2 का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज आएगा और mg का टॉर्क क्लॉकवाइज आएगा। N2 का टॉर्क आएगा N2, यहां से लंबवत दूरी कितनी है?
यहां से इस बल की लंबवत दूरी कितनी है? इस बल की लंबवत दूरी यहां से बेटा वो ये होगी लंबवत दूरी, ये एंगल 60 है और ये 20 फुट है, तो ये बताओ कितना आएगा, ये कितना आएगा? सर कौन सा 20 है बोले? बेटा सीढ़ी की लंबाई 20 है ना पूरी, तो ये लंबवत दूरी N2 की कितनी आएगी यहाँ से? 20 sin 60, ये आएगा 20 sin 60। सर 10√3। हाँ अगली बार रखेंगे। और mg का टॉर्क क्लॉकवाइज आएगा, तो mg की लंबवत दूरी आएगी ये तो mg इनटू बेटा ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला 4 था टोटल, 20 में से 4 हटा दो, ये 16 बचेगा, 16 और ये 60 है, तो ये आएगा 16 cos 60, कितना आएगा? और नेट टॉर्क 0 है। अब इसको सॉल्व करो, N2 कितना है F, तो N2 को F लिख लो, sin 60 होगा √3/2, ये नेगेटिव टर्म को उधर ले जाओ। व्यक्ति का भार कितना है? 150 जी इंटू 16 cos 60 1/2 यानी कि 8 बचेगा, तो F आएगा ये 10 बचा 150 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 10√3। बेटा इसको कैलकुलेट करके देखो कितना आता है, बस यही आंसर आएगा। वो जी हम पाउंड में ही छोड़ देंगे, इसने भी पाउंड में लिखा है ना, तो हम भी पाउंड में छोड़ देंगे, तो आंसर भी पाउंड में आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर दो बस एक बार। $69.3 आ रहा है, 69.2 सही है, बिल्कुल सही है। आप लोगों के हिसाब से थोड़ा सा कठिन था ये प्रॉब्लम। सोनम 14वां और 16वां, बेटा 14वां क्लास क्वेश्चन तो पिछली बार क्लास में बताया था मैंने, पूरा सॉल्व किया था और काफी बड़ा सॉल्यूशन है, तो आप पिछली बार वाली डाउट क्लास देख लेना है ना, उसमें ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने सैटरडे को। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखो हिंदी की हालत देखो, षष्ठ त्रिवी के सशस्त्र को पता नहीं क्या लिखा है, खैर पढ़ने में तो आ रहा है, पृथ्वी के पृष्ठ के किसी बिंदु ए पर नति कोण है 25 डिग्री। बहुत बेकार हिंदी है। पृथ्वी के किसी अन्य बिंदु पर नति कोण है -25 डिग्री। अच्छा ये वही क्वेश्चन है जो मैं पिछले बार सैटरडे को बोल रहा था ना कि इस चैप्टर से वो क्वेश्चन आया हुआ है। बेटा जहां पर नति कोण पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव हम नीचे लेते हैं ऊपर लेते हैं, मुझे ये भी नहीं पता है, ये ऐसा कोई रेफरेंस फिक्स नहीं होता, तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता था। और मुझे ये भी याद नहीं है कि क्वेश्चन ऐसे ही आया था, नहीं ऐसे नहीं आया था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था। +25 डिग्री शायद नीचे वाले को मानते हैं हम, तो अगर पहला वाला +25 है यानी कि अगर नति कोण नीचे है तो उत्तरी गोलार्ध हो गया, और -25 यानी कि ऊपर है तो दक्षिण गोलार्ध हो गया। तो अगर इसने ए बिंदु उत्तरी गोलार्ध और बी दक्षिण गोलार्ध दिया है तो इसका मतलब मैं जो कह रहा हूं वो ठीक है, वरना उल्टा लिया होगा। आंसर क्या है?
प्रश्न के मालिक आंसर बताओ। यस सर। सर इसमें आएगा सी वाला, ए उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तथा बी दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। मैंने भी यही बोला है अभी। हम जो पॉजिटिव लेते हैं ना, नति कोण को धनात्मक लेते हैं, वो नीचे की ओर लेते हैं। और मैंने आपको क्लास में बताया था जब नति कोण नीचे बनता है तो वो उत्तरी गोलार्ध होता है। हम लोग उत्तरी गोलार्ध में हैं। प्रियंका का नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd। थैंक यू सर। ओके बेटा, दो सर्वसम छड़ चुंबकों को इस प्रकार स्थिर किया गया है कि उनके केंद्र d दूरी पर हैं। चित्र में दिखाए गए अनुसार दोनों चुंबकों के बीच खाली स्थान के मध्य बिंदु O से d दूरी पर कोई बिंदु P है। जीरो होगा, आवेश स्थिर आवेश पर बल ही नहीं लगता। ये तो क्या क्वेश्चन पूछा है बेटा, स्थिर आवेश पर कोई बल नहीं लगता, जीरो आएगा। यस सर। हाँ। उदय प्रकाश का अगला क्वेश्चन हाथ से लिखा हुआ। 5 किलो द्रव्यमान और 1 मीटर लंबी समान अनुप्रस्थ काट वाली छड़ सिरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर दो क्या लिखा है धारों पर रखी है। इसके एक सिरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 किलोग्राम द्रव्यमान का। बेटा क्यों पूछ रहे हो ये सब क्वेश्चन? सिंपल से है, टॉर्क लगा लो बस। अगर बिल्कुल नहीं आता तो पंगा मत लो बेटा। इस समय टॉर्क में ये छड़ है, ऐसे दो रखे हैं और एक सिरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पर कोई द्रव्यमान और लटका दिया है mg। तो इसका और इसका नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। तो बेटा ऐसे भरपूर क्वेश्चन कराए थे मैंने, बलागुण से कर लेना बस, समझ गए? हाँ, मुझसे कैलकुलेशन करवाओगे, वो कोई लॉजिक तो है नहीं इस क्वेश्चन में स्ट्रॉन्ग। हाँ, वो पिछला वाला क्वेश्चन तो अच्छा था, ये वाला क्वेश्चन अच्छा था, ये वाला सिंपल है। n1 n2 और mg, और इसका हाँ छड़ का खुद का mg, कैपिटल mg। तो ये 4 बल लग रहे हैं, इन चारों का बलागुण ले लेना किसी भी बिंदु के सापेक्ष और 0 कर देना परिणामी बलागुण, तो आपका आंसर आ जाएगा। कहाँ गए भाई, होया नहीं हो? तो बेटा छड़ के केंद्र के सापेक्ष बलागुण ले लेना चारों का। एक तो L2 का योग mg प्लस mg आएगा, स्मॉल mg प्लस कैपिटल mg। दूसरा इक्वेशन बलागुण से आएगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना बस। सर डाउट खत्म हो गया क्या? हाँ, डाउट है ही नहीं। और सर और नहीं बेटा, जबरदस्ती तो सेंड मत करो। सर मेरे पास है ना। मेरे पास भी है। मेरे पास भी है सर, मैं एक ही ठो सेंड किया था, आप एक ही लेते होगा। चलो ऐसी स्टार्ट करते हैं हमें ना, बहुत है। अपन पूरा लेक्चर आजकल लेने लगे बेटा, इतना टाइम नहीं है। चलो ऑल्टरनेटिंग करंट शुरू करते हैं। देखो प्रत्यावर्ती धारा, आज आपकी 3वीं क्लास होगी। सर ऑर्गेनिक में होगा क्या?
क्या कह रहे हो? 3 मतलब कौन से क्लास कैंसिल हो रही थी? ऑर्गेनिक क्लास। ऑर्गेनिक सर का तबीयत खराब है। अच्छा हाँ कल तो बताए। हम्म, सर आपके तरफ भी कोरोना बढ़ रहा है क्या? हाँ बेटा, सभी जगह बढ़ रहा है कोरोना। हम लोगों के छत्तीसगढ़ में भी बहुत है। छत्तीसगढ़ सेकंड नंबर पे। हमारे सिटी में ना, हमारे डिस्ट्रिक्ट में पूरा लॉकडाउन हो गया, पूरा 10 डेज के लिए पूरा संपूर्ण लॉकडाउन। सर इधर भी लॉकडाउन चल रहा है। हर ही जगह है, हमारे घर तरफ भी है। चलो बेटा, ऑल्टरनेटिंग करंट शुरू करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट। जब किसी वायर में धारा की दिशा और उसका मान, करंट की वैल्यू और डायरेक्शन लगातार बदलती रहती है, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट। जैसे मान लो किसी तार में, किसी वायर में इस तरह से करंट जा रहा है, ये देखो, पहले करंट पॉजिटिव है, कुछ टाइम के बाद करंट नेगेटिव हो गया, फिर पॉजिटिव हो गया। तो बच्चा ये करंट होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, और देख लो, मान लो किसी वायर में पहले करंट बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर नेगेटिव में बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, और इस तरह से इसका रिपीटेशन होता रहता है। मान लो इसका रिपीटेशन चलता रहता है, तो ये भी प्रत्यावर्ती धारा है। उसे स्क्वायर वेव कहते हैं, इसे ट्रायंगुलर वेव कहते हैं। ट्रायंगुलर वेव को हिंदी में त्रिकोणमितीय तरंग, और वो वर्गाकार तरंग। बच्चों हम लोग जो एसी यूज करते हैं वो ये होती है, हम लोग जो एसी यूज करते हैं वो ये होती है। ये होती है बेटा साइन वेव। साइन वेव हम लोग इसे यूज करते हैं घर में, वो सब अपने यूज नहीं होती, ये आती है अपने घरों में साइन वेव। तो एक लाइन लिखो तो लिख लो, यदि धारा का मान तथा दिशा एक निश्चित समय के बाद रिपीट होते हैं, रिपीट को क्या बोलेंगे? दोहराते हैं। हाँ, दोहराते हैं, पुनरावृत्ति। पुनरावर्ती। तो ये प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। If value and direction of current है ना, repeat after a certain interval of time, certain time, then it is called alternating current. बच्चों हम लोग जो साइन वेव यूज करते हैं उसका इक्वेशन होता है
आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई नॉट की जो वैल्यू है ना बेटा, अच्छा प्रत्यावर्ती विभव ये होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी। ऊपर है ऑल्टरनेटिंग करंट, नीचे है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। ऊपर प्रत्यावर्ती धारा और नीचे है प्रत्यावर्ती विभव। आई नॉट क्या है बेटा? मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट, ये पीक, ये आई नॉट है, इसको पीक वैल्यू बोलते हैं, शिखर मान, ये माइनस आई। तो आई नॉट है पीक करंट, मैक्सिमम करंट, और ई नॉट है पीक वोल्टेज, अधिकतम विभव। बच्चों ई नॉट की जो वैल्यू होती है ये होती है एम बी ए ओमेगा। सर नोट की जो वैल्यू होती है बेटा, ये ओनली इसी ग्राफ के लिए बता रहे हो ना आप, जो अभी फॉर्मूला हो रहे हो? क्या फिर से बोलो? सर अभी जो आप बता रहे हो ना फॉर्मूला, सर अभी जो आप बता रहे हो ना फॉर्मूला वगैरह, वो अभी आप एसी के लिए जो आप बनाए हैं ग्राफ, उसी के लिए बस है ना वो? हाँ ये सब इसी के लिए है, और क्या, ये पुराने वाले नहीं है, ये हम नहीं पढ़ेंगे आगे, आगे ये नहीं पढ़ेंगे। हमारा चैप्टर तो यहाँ से शुरू है, वो तो मैंने ऐसी इंट्रोडक्शन में बता दिया है। ओके सर, थैंक यू। बेटा एन जो है वो है नंबर ऑफ टर्न्स कुंडली में, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, कुंडली में फेरों की संख्या है। बेटा प्रत्यावर्ती धारा कैसे बनती है पता है ना? एक कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। यस सर। चुंबकीय क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं कॉइल को, तब बनती है एसी। तो एन है नंबर ऑफ टर्न्स, फेरों की संख्या, बी है चुंबकीय क्षेत्र, जिस मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को घुमा रहे हैं वो चुंबकीय क्षेत्र बी है। ए है एरिया ऑफ कॉइल, कुंडली का क्षेत्रफल है बेटा ए, एरिया ऑफ कॉइल, और ओमेगा है कुंडली का कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कॉइल। जितने कोणीय वेग से घुमाएंगे वो कोणीय वेग है। ठीक है, जितनी एंगुलर वेलोसिटी से घुमाएंगे वो एंगुलर वेलोसिटी है बेटा। बच्चों हमारा जो अल्टरनेटिंग करंट है, प्रत्यावर्ती धारा, ये लगातार बदलता है समय के साथ। पहले बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर नेगेटिव में बढ़ रहा है, फिर नेगेटिव में घट रहा है, और फिर रिपीट हो रहा है। तो इसलिए हम इसकी औसत वैल्यू निकालते हैं। तो वो आपको सीधे याद रखने हैं क्योंकि वो लंबे लंबे इंटीग्रेशन से आते हैं, है ना। लिखो प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो बच्चों अलग अलग एवरेज लिखाऊंगा मैं। सबसे पहले लिखो नंबर 1, पूर्ण चक्र के लिए औसत मान, एवरेज वैल्यू फॉर 1 कंप्लीट साइकिल। आप में से किसी को पता है इसकी वैल्यू क्या होती है? 0।
सही है, क्योंकि आधे चक्कर में धनात्मक होता है, आधे चक्कर में ऋणात्मक होता है, इसलिए टोटल एवरेज वैल्यू 0 आती है। तो लिख लो बेटा, इसका आंसर लिख लो, पूर्ण चक्कर के लिए औसत मान या औसत धारा, एवरेज करंट फॉर वन कंप्लीट साइकिल, लिख लो 0। एक पूरे चक्कर के लिए 0 होता है बेटा। ये ऊपर जो डंडा लगा है ना, ये औसत का चिन्ह है और ब्रैकेट में टी लिखा है, मतलब पूर्ण चक्कर है, एक वन कंप्लीट साइकिल है। नंबर 2, आधे चक्कर के लिए औसत धारा, एवरेज करंट फॉर हाफ साइकिल, ये किसी को आता है? I naught sin omega t plus pi by 2. फिर से बोलो। I naught sin omega t plus pi by 2. समझ में नहीं आ रहा, मैं लिखता हूं, देखो आपने बोला वही है क्या? धारा का औसत मान आधे चक्कर के लिए होगा 2I0 अपॉन पाई, यही बोला था क्या? टू I0 अपॉन पाई। ठीक है। नंबर 3, धारा का वर्ग माध्य मूल मान, RMS वैल्यू ऑफ करंट, वर्ग माध्य मूल मान। सर I0 अपॉन √2। हाँ, लेकिन आपको इसका मतलब पता है क्या होता है? वैल्यू सर तो इसको, IRMS का मतलब जानते हो? सर एक चीज बस पता है, इसको वर्चुअल करंट करके बोलते हैं। अब इसके बाद Value of steady current which produces heat in the resistor. मैंने है ना इसका सिनोनिम नहीं पूछा वर्चुअल करंट, मैंने इसका मतलब पूछा है क्या होता है। Sir, value of steady current which produces heat in the resistor. बेटा RMS का मीनिंग जानना चाह रहा हूं मैं, आप दूसरी डेफिनेशंस मत बताओ। RMS क्या होता है ये पूछ रहा हूं मैं। Root means square. Root means square. Root means square. RMS का मतलब होता है, क्योंकि हमारा जो करंट है वो आधे साइकिल में प्लस है और आधे में माइनस है, तो हम क्या करते हैं, पहले करंट को स्क्वायर कर लेते हैं। तो हम करंट को जब स्क्वायर करेंगे वर्ग, तो जो नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव बन जाएगा। स्क्वायर करने के बाद उसका एवरेज लेंगे, औसत, और फिर बाद में उसका अंडर रूट लेंगे। तो ये RMS होता है रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर, वर्ग माध्य मूल। पहले वर्ग करो, स्क्वायर करो, फिर उसका मीन लो, फिर उसका अंडर रूट लो, ये मतलब होता है। ठीक है, तो बच्चों इसको इंटीग्रेशन से सॉल्व करते हैं, इसलिए मैं कैलकुलेशन करके नहीं दिखा रहा पर मतलब बता रहा हूं। अरे अपन है ना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाला जो चैप्टर आएगा ना KTG, वहां पर वर्ग माध्य मूल वेग भी आएगा VRMS, वहां पर भी मतलब यही होता है, सेम। ठीक है, यस सर। चलो बच्चों, अगर मान लो RMS में मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पर आते हैं,
मतलब इस टॉपिक में, बाकी तो फिक्स वैल्यू है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। बच्चों ये आपको एक मैथमेटिक्स बताता हूं, वो काफी हेल्प करेगी आपको। ये साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी होते हैं ना बेटा, ये पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब है प्रत्यावर्ती फलन, एक समय के बाद ये नेगेटिव होते हैं, फिर पॉजिटिव होते हैं, रिपीट होते रहते हैं। इसलिए साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी का एक साइकिल के लिए, एक चक्कर के लिए औसत मान हमेशा 0 आता है, ध्यान रखिए। इसलिए ये 0 होता है इसका औसत मान, इसलिए आई का भी एवरेज वैल्यू 0 आया था हमारा। परंतु साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का अगर एवरेज वैल्यू आप निकालें तो बच्चों ये 1/2 आता है। साइन और कॉस का एवरेज वैल्यू 0 आता है। वाले फोन से लगा ना, उसमें तो बैलेंस है। हाँ तो बैठे रहे। आरती माइक को ऑफ कर ले। भाई पोपट माइक बंद कर। अभी सिर्फ यही एक लड़की है इस पूरी क्लास में, किसी के साथ होता है और किसी के साथ नहीं होता। सर सही में रियली अचानक हुआ बेटा, वो लापरवाही है और वो आदत है आपकी, इसे बोलते हैं लापरवाही की आदत, है ना? क्योंकि मैंने देखा ना कि आप ही के साथ होता है और किसी के साथ नहीं होता। सर। वो आगे लूट रहा था फोन को, किस में दे, फोन में बात करूंगा करके कब से। अब बच्चों ये अजीब सी बात है कि आपकी एजुकेशन हो रही है एक फोन से, और वो फोन भी आपके पास डेडिकेटेड नहीं है, तो फिर हम कहाँ सीरियस हैं बताओ पढ़ाई में? पूरा साल हो गया आपका, 5 महीने से ज्यादा तो हम पढ़ा रहे हैं आपको, बताओ उसके बाद ये हालत है आपकी। याद रखना बेटा, मेहनत और डेडिकेशन 2 चीज नहीं है तो आप कितने भी इंटेलिजेंट है, रिजल्ट नहीं आएगा। चलिए छोड़िए, तो मैं कह रहा था साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी का एक पूरे चक्र के लिए, साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू 0 होता है। लेकिन बच्चों साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का 0 नहीं होता, क्योंकि स्क्वायर करने से माइनस भी प्लस हो जाता है, तो वो 1/2 आता है। और ये मैथमेटिक्स है, इसके चक्कर में मत पड़ो। लेकिन ये बताया क्यों है वो बता रहा हूं बच्चों। जैसे हमारा करंट है, एक क्वेश्चन बनाकर देता हूं आपको। मान लीजिए आपको मैंने क्वेश्चन दिया, एक अल्टरनेटिंग करंट है d sin ओमेगा t प्लस 4 cos ओमेगा t। बच्चों ये भी अल्टरनेटिंग करंट है, प्रत्यावर्ती धारा है। इसका वर्ग माध्य मूल मान बताओ, धारा का आरएमएस वैल्यू बताओ। तो मैं सिखा रहा हूं आपको, सीखो। ठीक है? बच्चों इसका हमें आरएमएस निकालना है। कैसे निकालना है देखो, मैंने आपसे क्या कहा, सबसे पहले हम करंट को स्क्वायर करते हैं, वर्ग। बेटा ये ए और ये बी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो, कितना आएगा? इसका स्क्वायर कितना आएगा? 9
साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस इसका कितना आएगा 16 cos omega cos ओमेगा टी प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2ab कितना आएगा 24 sin omega t cos omega t ओमेगा टी 24 को 12 लिख रहा हूं और 2 sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी को sin 2 ओमेगा टी लिख दिया है ना। वो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला होता है ना sin 2 Yes, थीटा sir. बराबर 2 sin थीटा cos थीटा, वो फार्मूला लगा दिया मैंने। बच्चों अब इसका एवरेज लो औसत, पहले मैंने वर्ग किया अब औसत ले रहा हूं 9 sin स्क्वायर ओमेगा टी का औसत कितना होता है 1/2 प्लस 16 cos स्क्वायर ओमेगा टी का औसत कितना होता है 1/2 प्लस 12 sin 2 ओमेगा टी का औसत कितना होता है 0। तो ये हो गया 9, इसका औसत 1/2, इसका औसत 1/2 और इसका औसत 0। 16 और 9 25, 25/2। बच्चों इसके बाद अंडर रूट लेना होता है। आई आरएमएस क्या होता है, पहले आई को वर्ग करो, औसत लो, फिर अंडर रूट लो। स्क्वायर करके औसत आप देख चुके 25/2 आ रहा है। अब इसका अंडर रूट ले लो तो आंसर आएगा 5/√2 एम्पियर। ये आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया बेटा, देख लो। हाँ, साक्षी ने सही आंसर बताया था 5/√2। सर ये cos 2 थीटा वाला 2 cos थीटा डॉट sin थीटा वाला फॉर्मूला है ना ट्रिग्नोमेट्री का। sin 2 यहाँ 2 लग गया ना, देखो ये पहले 1 था अब 2 लग गया। sin 2 थीटा होता है 2 sin ना sin 2 ओमेगा टी होगा 2 sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी। तो 24 में से 12 अलग कर दिया और 2 उसके अंदर घुसा दिया। हाँ सर। चलो एक क्वेश्चन आप करके बताओ। एक आई है करंट 3 + 4 sin ओमेगा टी, इसका आरएमएस मान बताओ कितना आएगा।
भैया ये लेजी बॉय कौन है? भाई चू। तेरा असली नाम नहीं है तो इधर उधर के नाम रखता रहता है बेटा, क्लास में नहीं रखते। वैसे रख लो आप अपने पर्सनल ग्रुप्स में, क्लास में सही करो इस नाम को। राहुल सही है, पूजा का भी सही है, पूजा सही है, लेजी बॉय सही है, साक्षी सही है, राहुल सही है, उदय प्रकाश सही है, प्रांजल सही, गरिमा सही, प्रिंस टोपो। चलो बढ़िया। √17 √17 देखो बेटा मैं बताता हूं, बिल्कुल इसी तरह स्टेप्स लेते हुए चलते जाओ। सबसे पहले इसका स्क्वायर करो, ये आएगा 9 16 साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 4 तिया 12 दूनी 24 साइन ओमेगा टी। अब औसत ले लो, 9 तो कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत 1/2 आएगा और इसका औसत 0 आएगा। तो ये आ गया 9 + 16 बटा 2 8 17। और फिर एक बार स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, अंडर रूट लेना पड़ेगा। आरएमएस क्या होता है, इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा, √17। बच्चों आरएमएस वैल्यू को हम आभासी धारा भी कहते हैं, वर्चुअल करंट, अपरेंट करंट भी बोलते हैं। और उसका कारण है, अभी किसी लड़की ने वो बताया था, जब मैंने आरएमएस की वैल्यू डेफिनेशन पूछ रहा था ना, आरएमएस का मीनिंग पूछ रहा था, तब एक लड़की ने बोला था, वो आंसर सही है। हम इसे वर्चुअल करंट इसलिए बोलते हैं, आभासी धारा इसलिए बोलते हैं, क्योंकि अगर हम किसी ऑल्टरनेटिंग करंट को किसी प्रतिरोध रेसिस्टेंस वायर से पास कराएं तो ये उतनी ही ऊष्मा देता है, हीट देता है, जितनी आरएमएस वैल्यू के बराबर वाला डायरेक्ट करंट वैल्यू देता है, हीट देता है। बच्चों डायरेक्ट करंट जानते हो क्या होता है? डीसी, जो बैटरी से करंट आता है ना, जो हम पहले वाले चैप्टर में पढ़ रहे थे, जो बैटरी से आता है वो डायरेक्ट करंट होता है बेटा, उसमें करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती। डायरेक्ट करंट वो होता है जिसमें करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती। बैटरी से आता है बेटा, सेल से आता है, और ये अल्टरनेटिंग करंट है। तो आरएमएस वैल्यू को हम अपरेंट करंट भी बोलते हैं, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट को जब किसी रेसिस्टेंस से पास कराते हैं तो ये उतना ही हीट प्रोड्यूस करता है, हीट डेवलप करता है, जितना आरएमएस वैल्यू के बराबर डायरेक्ट करंट करता है। इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, हिंदी में भी बोल दूं, वर्ग माध्यम मूल धारा जो है वो आभासी धारा कहलाती है, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा किसी प्रतिरोध से उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न करती है जितनी ऊष्मा आरएमएस वैल्यू के बराबर दिष्ट धारा करती है। दिष्ट धारा मतलब डायरेक्ट करंट। इसलिए इसे हम आभासी धारा भी कहते हैं।
उस समय कौन से बच्चे ने बोला था बेटा, किसी लड़की ने बोला था, कौन थे? सर नाज में। नाज बानो। हाँ बेटा, तो आप जो आंसर दे रहे थे ना बेटा, वो ये बता रहे थे व्हाई इट इज कॉल्ड अपरेंट करंट, और मैं उस समय पूछ रहा था कि आरएमएस का मीनिंग क्या होता है, वो मैं ये पूछ रहा था। स्क्वायर करके फिर अंडर रूट लेते हैं, मीन लेते हैं, फिर अंडर रूट लेते हैं। बच्चों एक और बात, इंटरेस्टिंग बात है बच्चों, हमने जो पहले वाले चैप्टर में गैल्वेनोमीटर एमीटर पढ़े थे ना, एमीटर वोल्टमीटर पढ़े हैं ना करंट इलेक्ट्रिसिटी में, अगर मैं वो वाले उस वाले एमीटर को किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ लगा दूं तो क्या होगा? बच्चों अगर मैं डायरेक्ट करंट वाले एमीटर को एसी सर्किट में लगा दूं, प्रत्यावर्ती धारा का चिन्ह पता है आपको, मतलब स्रोत, ये तो बैटरी का सिंबल होता है, ये तो बैटरी होती है ना बेटा, करंट यहां से बाहर निकलता है, यहां अंदर जाता है। और एसी सोर्स को कैसे दिखाते हैं? वेव बना के। हाँ, ये दिखाते हैं। और एसी में कभी करंट की डायरेक्शन नहीं दिखाते बेटा, एसी में कभी करंट की डायरेक्शन नहीं दिखाते, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती रहती है। तो बच्चों मेरा क्वेश्चन ये है, हम लोग जो डायरेक्ट करंट में एमीटर काम में लेते थे ना पहले, अगर उस एमीटर को मैं यहां काम में ले लूं एसी में, तो क्या होगा? रीडिंग देगा? सर ऊपर साइड बस देगा, नीचे साइड नहीं देगा, मतलब आधा चक्र टाइप का? नहीं, बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि बेटा एसी की दिशा इतनी जल्दी जल्दी बदलती है, ऑल्टरनेटिंग करंट की जो डायरेक्शन है वो इतनी फास्ट चेंज होती है कि वो जो एमीटर में सुई है ना, वो हिल नहीं पाएगी अपनी जगह से, इनर्शिया की वजह से, इसलिए वो रीडिंग देगा ही नहीं। आपको पता है हम लोग जो घर में एसी यूज कर रहे हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? नहीं पता? हम अपने घर में जो ऑल्टरनेटिंग करंट यूज कर रहे हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं पता? नहीं सर। 40 होती है शायद, 50 चक्र पर सेकंड। हाँ 50 होती है, 50 हर्ट्ज। सर 50 टाइम्स पर सेकेंड 50 हर्ट्ज होती है बेटा। और वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू पता है कितना होता है? हम लोग जो घर में यूज करते हैं उसका आरएमएस वैल्यू वोल्टेज का 220 वोल्ट। हाँ 220 वोल्ट होता है बच्चों। 220 वोल्ट आरएमएस होता है, पीक नहीं होता। पीक होगा 311 वोल्ट, आरएमएस 220 वोल्ट होता है, तो पीक वैल्यू 311 वोल्ट आएगा, ये ध्यान रखना। यस सर। तो बच्चों मैं कह रहा था एसी की फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा होती है, 1 सेकंड में 50 बार डायरेक्शन चेंज हो जाती है ऑल्टरनेटिंग करंट की। तो सोचो एमीटर की सुई हिल भी नहीं पाएगी, 1 सेकंड में 50 बार ऑसिलेशन करना उसके बस की बात नहीं है, इसलिए वो अपनी जगह फिक्स रहेगी। यानी कि अगर हम वो वाला एमीटर यहां काम में ले लें तो रीडिंग 0 आएगी, समझे? इसलिए बेटा एसी के अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं और वो हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड होते हैं। चलो ये पैराग्राफ लिखो, आप पूरा लिखवा रहा हूं, बस आज का लास्ट डिस्कशन है ये, है ना? लिखो, इफ वी यूज डीसी एमीटर इन एसी सर्किट, यदि हम डीसी एमीटर को एसी परिपथ में काम में लें, if we use DC emitter in AC circuit, then it gives 0 reading, तो यह 0 पाठ्यांक देता है ना बेटा? 0 रीडिंग देता है। और इसका रीजन लिख लो
because due to high frequency of AC it is not possible to vibrate. यार अपने आप लिख लो, मुझसे क्यों इंग्लिश बनवा रहे हो। एसी की उच्च क्या बोलते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से सुई अपनी जगह से नहीं हिलेगी, ऐसे लिखो। हाँ, शुद्ध हिंदी में लिख लो, क्या फर्क पड़ रहा है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने से सुई अपनी जगह से नहीं हिलेगी। अब आगे लिखो नेक्स्ट पैराग्राफ। प्रत्यावर्ती धारा को नापने के लिए टू मेजर ऑल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा को नापने के लिए हम अलग उपकरण काम में लेते हैं जो ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। अलग उपकरण काम में लेते हैं जो ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। टू मेजर ऑल्टरनेटिंग करंट वी यूज डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, दोज आर बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट। We use different instruments, those are based on heating effect. ठीक है बेटा, ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं, अलग होते हैं बेटा, अलग। चलिए, तो बच्चों आज एक इंट्रोडक्शन टाइप था इस चैप्टर का, और मंडे से हम इसे कंटिन्यू करेंगे। कल आपका टेस्ट है, उसमें ये चैप्टर नहीं आ रहा, तो आप कल की तैयारी कीजिए। और आप एक क्लास और है तो आज जल्दी फ्री हो जाएंगे। मंडे से फिर वापस हम आपकी 4 क्लास लगेंगी। वैसे हो सकता है कुछ दिनों आगे अब 3 भी लगें, तो 3 का भी 4 ये चलता रहेगा, परेशान मत होगा। पता है अभी तक आपके सिर्फ 11 दिन ऐसे गए हैं जब 4 क्लास हुई है, बस सिर्फ 11। सर ऑर्गेनिक भी खत्म होने सर ऑर्गेनिक भी खत्म होने को आ गया है, एक लास्ट चैप्टर बचा है। बस मतलब देखो केमिस्ट्री के 3 पोर्शन है, एक पोर्शन खत्म हो रहा है, अभी 2 पोर्शन बाकी है। तो मैं कह रहा था कि अभी सिर्फ 11 दिन आपने 4 क्लास लिए हैं, समझो। इसलिए कभी 3 कभी 4 चलता रहेगा बेटा, परेशान ना हो। चलिए कल के टेस्ट की तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। Yes, sir.